जय हिंद प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 15 दिन में नीट होने वाला है। सभी बच्चे घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं कि यार क्या होगा पेपर वाले दिन। ये बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपना डर बहुत ख़त्म करें। कोशिश करें कि आपको ऐसी चीज़ें ना हो जो आपको पैनिक करें उस दिन, है ना। जितना ज़्यादा आपकी तैयारी है ठीक है, और जो नहीं है उसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है वो ध्यान से करना है आपको। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा तो होती है नर्वसनेस, नेचुरल है, वो सभी को होती है, लेकिन हम कैसे उस चीज़ को दूर कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो है, जिससे कि बच्चे ज़्यादातर डरे हुए रहते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं लेंदी हो जाते हैं, हमसे न्यूमेरिकल में मिस्टेक्स हो जाती हैं, आंसर्स निकालते निकालते कुछ का कुछ हो जाता है। तो और किसी की तैयारी भी अगर थोड़ी सी कम है तो उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा जिस पर हम बात करते हैं। तो फाइनल स्ट्रेटेजी नीट 2025 फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल मिलाकर अगर हम देखें 45 क्वेश्चन में से फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन करीब एवरेज आते हैं। अब अगर हम चैप्टर्स देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट, केमिकल एंड आयनिक, रेडॉक्स रिएक्शन, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, 8 चैप्टर हैं। और केमिकल आयनिक को अगर ले तो करीब 9 चैप्टर। 9 चैप्टर से अगर हम देखें तो 16 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट 2-2 का एवरेज करीब आ रहा है क्वेश्चंस में, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, इस तरीके से वेरिएबल रहता है। तो सबसे पहले देखें तो सम बेसिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन एवरेज इस चैप्टर से आते आते, काफ़ी सारे टॉपिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखेंगे अभी 1 बाई 1 चैप्टर वाइज कि किस तरीके के टॉपिक को हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए ये हो सकता है जो बच्चे थोड़े से घबराए हुए हैं। बाकी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे तो लगता है कि उनको वो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो पूरी साल उनसे बच गई, और बाकी सब चीज़ें उनकी स्ट्रांग है तो उस पर थोड़ा सा कम टाइम दें, और जो लगभग वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर चैप्टर में छोड़ते हुए आ रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक को वो थोड़ी कम वेटेज दे सकते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी डिटेल में 1 बाई 1 चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा कि किन टॉपिक पर उनको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट, 2 क्वेश्चन एवरेज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2। थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखें तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये भी 3 पार्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री, सेकेंड लॉ, लेकिन एवरेज 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं। इक्विलिब्रियम में से 3 क्वेश्चन, केमिकल और आयनिक दोनों को मिलाकर, केमिकल का 1, आयनिक के लगभग 2 क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शन जो कि एक छोटा चैप्टर है लेकिन 1 क्वेश्चन उसमें आता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन अगर देखें तो 2 और कभी कभी 3 क्वेश्चन, लेकिन मिनिमम 2 तो आते ही हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये भी। 3 ब्रांचेस में भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस और कंडक्शन, काफ़ी बड़ा चैप्टर सबसे 3। काइनेटिक्स कंपैरेटिवली इलेक्ट्रो से छोटा है लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन। तो काइनेटिक्स की अगर हम देखें तो तैयारी हमें ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2-3 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो को हम ये नहीं कह रहे कि वो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रो बड़ा चैप्टर है। अगर किसी की तैयारी नहीं है, कोई घबराया हुआ है, तो केमिकल काइनेटिक्स को उसको ऊपर लाना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लिक्विड सॉल्यूशन में भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, 2 और 3 एवरेज। तो हमें देखना पड़ेगा कि किन टॉपिक पर हम ज़्यादा अच्छे से काम करें और किन को थोड़ा सा कम फोकस करें। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जो चैप्टर्स में उनकी कुछ कमियाँ रह गई है ना, जो उन्होंने पूरी साल तैयारी नहीं की, उनकी लिस्टिंग करें कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिन पर उन्होंने टाइम कम से कम दिया है। तो वो टॉपिक जरूर लिखें, क्योंकि अगर वो छूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका लॉस हो सकता है। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, 700 नंबर के 720 नंबर लाने हैं, तो डेफिनेटली उनको हर चीज़ पर फोकस करना है जो उन्होंने पूरी साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ दी है, राइट। तो लगभग देखें तो 2, 4, 6, 3, 9 हुआ, 10, 12, 3, 15 और 2, 17 क्वेश्चन, मतलब करीब 16, कभी 17, इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आने। तो कोई भी चैप्टर अभी ऐसा तो नहीं लगा कि इसको हम वेटेज कम दें और किसी को ज़्यादा दें, हमें देना सबको। इसमें ये कर सकते हैं कि चैप्टर में कौन से टॉपिक हैं जिनको हम थोड़ा सा कम वेटेज दें, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अगर देखें फिजिकल लगभग 16, इनऑर्गेनिक में देखें तो 12 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में देखें तो 17, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे रहता है। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक का वेटेज लगभग बराबर है। इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स भी काफ़ी कम है इस बार, तो इस हिसाब से फिजिकल और ऑर्गेनिक को हमें बराबर कंपैरिजन करना है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे
पहले जो हमें याद रखनी है कि लर्निंग रिसोर्सेज कौन से होनी चाहिए, किस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री पे काम करना है। सबसे पहले तो आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं जिन पर कि हमें मालूम है कि क्वेश्चंस आने ही आना है, उन फॉर्मूलाज को एक जगह पर पूरी तरह से लिख लिया जाए और उनको रिवाइज कर लिया जाए। मन ही मन में सोच लिया जाए कि भाई ये फॉर्मूले में ये वैल्यू का क्या मीनिंग है ना। जैसे कि अगर मान लो पाई इज इक्वल टू हमने लिखा ICRT, तो C इज द मोलैरिटी, C को लिख दिया N/B, तो मतलब उसकी डिटेल आपने फॉर्मूला लिखा लेकिन उसकी डिटेल स्टडी दिमाग में होनी चाहिए। तो पूरे फॉर्मूला जो यूजफुल फॉर्मूले उन सबको एक साथ इकट्ठा कीजिए जिससे कि न्यूमेरिकल करते समय आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कई बार क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल जब करते हैं तो हमें फॉर्मूला आ गया, सब कुछ आ गया, कैलकुलेशन जो है हम मिस्टेक कर गए। तो बहुत फोकस करें, रीड करें अच्छे से क्या क्या वैल्यूज गिवन है, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा ठीक रहेगा। मान लो हमने पाई इज इक्वल टू ICRT ले रहे हैं, C मोलैरिटी नहीं दिया, मोल्स दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, तो हमें तुरंत चेंज करना आ जाए। तो फॉर्मूला एक है लेकिन उससे क्या क्या तरीके चेंज हो सकते हैं। एन की जगह पर मास अपन मोलर मास दे दिया। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक फॉर्मूले को लिखकर उसके एनालिसिस जरूर कर लें कि इसमें और किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो रिव्यू ऑफ द कॉमनली यूज्ड फार्मूलाज थ्रू आउट ऑल द चैप्टर्स, NCERT एग्जाम्पलर जरूर पढ़ें। NCERT एग्जाम्पलर में थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल मिल जाते हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे उसमें होता है सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, असर्शन रीजन और उनके मैचिंग, सभी क्वेश्चंस को करना चाहिए। केवल लेंथी क्वेश्चंस को छोड़ दें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं लेकिन बाकी सब क्वेश्चंस को जरूर करें। मैचिंग में कई बार क्या होता है कि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हम कई बार छोड़ देते हैं, वो उसमें दिख जाती हैं। तो आपके बहुत कम क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है जो हम उस चैप्टर के लिए ज़रूरी मानते हैं। तीसरा, NCERT सॉल्व्ड NCERT जो क्वेश्चंस होते हैं, NCERT में सॉल्व्ड क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ जगह पर न्यूमेरिकल दी हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी दी हुई हैं, उन सबको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। जैसे कि आप देखना केमिकल इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन है Q पर बेस्ड है ना। Q मतलब होता है कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। बड़ा बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन दिया है उस कॉन्सेप्ट पर। तो मेन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन डालते हैं जो आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, उन सॉल्व्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। तीसरा, बुकलेट लेवल, आपके पास जो बुकलेट होती है उसमें अगर किसी के साथ पूरी बुकलेट नहीं बन पाती, इतने सारे रिवीजन नहीं कर पाते, तो जो बुकलेट में लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको जो जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। तो बुकलेट लेवल 1 के क्वेश्चंस को जरूर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए। तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो बुकलेट के क्वेश्चंस लेवल 1 के हमें ज़रूर करने चाहिए। और नीट PYQ को लगाना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग क्या करते हैं कि नीट PYQ लगाते हैं, क्वेश्चंस उसका आंसर देखा, अरे हाँ ये तो मैंने सॉल्व किया था पहले, ये इस तरीके से होगा। मैं ये चाहता हूँ कि उससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट देखा उसको दिमाग में रीड करें। हो सकता है वो क्वेश्चन चेंज करके आ जाए। तो आप क्वेश्चंस लिमिटेड लगाएं लेकिन उसकी थिंकिंग ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, उससे रिलेटेड और क्या किस किस तरीके से वो क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। तो NCERT PYQ, बुकलेट लेवल 1 के क्वेश्चन, सॉल्व्ड NCERT क्वेश्चंस और NCERT एग्जाम्पलर, ये आपके रिसोर्सेज होने चाहिए जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ज़रूरी है। और फार्मूला तो बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जैसे इतने सारे फार्मूले हैं, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज़ होने वाले फार्मूले हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ होने वाले फार्मूले, इन सब की लिस्टिंग जरूर होनी चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि उस एक फार्मूले को लिखें लेकिन आप उससे 10 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो अब आइए चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर से बता दूं कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो कुछ ना छोड़ें, NCERT की हर चीज़ को पढ़ें। लेकिन हर बार वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वो चीज़ फिर से छूट जाएगी जो उनको करनी चाहिए। तो जो उन्होंने पहले नहीं की और छूटी हुई है वो ज़रूर पता लगाएं। लेकिन जो बच्चे थोड़े घबराए हुए हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन अगर वो बेटर करना चाहें तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल तरीका है। मोल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह निकालना, है ना, कितने मोल्स हैं, मोलर मास वगैरह याद रखें, फॉर्मूले कंपाउंड्स के, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन टर्म से तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आया, चाहे वो लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाए चाहे वो इसमें आ जाए। तो कंसंट्रेशन टर्म मतलब मोलैरिटी, इनके कन्वर्जन भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बेसिक फार्मूले मोलैलिटी का खासकर मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि वो लिक्विड सॉल्यूशन में भी काम आता है। तो कुछ 2-3 कर्व, परसेंटेज वेट बाई वेट से मोलैरिटी निकालना, इस तरीके से। तो कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है।
और एक स्टाइशियोमेट्री में बहुत बेसिक से लिमिटिंग रीजन निकालना, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं करना अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट जान लो, कुछ इंपॉर्टेंट सी रिएक्शंस है उन पर कैसे अप्लाई करते हैं, स्टाइशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट जाना और क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। और इसमें एक क्वेश्चन जनरली 2-3 बार आया है, वो है परसेंटेज प्योरिटी का, तो उसका कॉन्सेप्ट जरूर जानना है, ठीक है, उसके आने के चांसेस रहते हैं। इन टॉपिक्स पर हम काम करें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, इन पर हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं, टाइम कम दे सकते हैं, राइट। तो ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डी ब्रॉग हाइपोथेसिस थोड़ा सा कम इफेक्टिव है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये वैसे भी अब टॉपिक में नहीं है लेकिन दिया रहता है। तो डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल वगैरह, ये जितनी भी हिस्ट्री की चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मतलब क्वांटम नंबर्स पर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन एल एम एस सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, रूल्स फॉर फ्लिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह निकालना, ठीक है, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑर्बिटल्स, बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये थोड़ा सा वेटेज कम नीचे जा सकता है, लेकिन स्पेक्ट्रम पर भी हम क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, राइट। इनके चांसेस बहुत ब्राइट है। एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी देखो बहुत बड़ा टॉपिक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और फिर थर्मोकेमिस्ट्री है, और फिर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें भी आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें उठा सकते हो। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन, तो वर्क डन के जितने भी न्यूमेरिकल वो ज़्यादातर रिवर्सिबल आइसोथर्मल या इरिवर्सिबल आइसोथर्मल इस पर आता है मैक्सिमम केसेस में। और इंटर एनर्जी से रिलेशन वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इन पर क्वेश्चंस करना मस्ट है। अब बाकी बेसिक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी कम कर सकते हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव को हल्का फुल्का देख सकते हैं, थोड़ी मेमोरी में रख सकते हैं कौन कौन सी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। बाकी बेसिक सब हटा सकते हैं। अब आता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में कैलोरीमेट्री को अगर हम छोड़ दें तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कभी बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड, कभी न्यूट्रलाइजेशन हीट, फॉर्मेशन हीट, कंबशन हीट, इन सबको बेसिक डेफिनेशंस के साथ आइडेंटिफाई करके करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स जो भी बताया हमने, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जो आपके एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, और बुकलेट लेवल बन के क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी जल्दी में ज़्यादा तैयारी हो सकती है, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन एंट्रोपी जितना ज़रूरी है वही है ना। तो वो सिस्टम की एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट क्या हैं, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज एंट्रोपी में नहीं जाना, एक बेसिक सा फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज का निकाल कर उस पर वर्कआउट करना है। जो आपके क्लासेस में बताया गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी में, वही करना है बस केवल, लेकिन करना ज़रूरी है। और फ्री एनर्जी डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा जी नेगेटिव किस रिएक्शन के लिए आ रहा है, तो ये इसमें करना चाहिए। पॉलीट्रॉपिक वगैरह इससे रिलेटेड नहीं, ज़्यादा एडियाबेटिक में भी नहीं आता। सेंसेबल हीट और स्पेसिफिक हीट इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन मतलब डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, फिजिक्स में ज़्यादा आ जाता है। तो हमें फोकस करना चाहिए थर्मोकेमिस्ट्री और एंट्रोपी, फ्री एनर्जी और वर्क डन पर, वो भी लिमिटेड ऑप्शंस के साथ, क्योंकि थर्मो बहुत बड़ा है, राइट। अब आता है, और 2 क्वेश्चंस के चांसेस हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एसिड एंड बेस की डेफिनेशंस, बफर सॉल्यूशन की बहुत डिटेल थ्योरी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बहुत ज़्यादा डेरिवेशन या न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ग्राफ्स एंड डेरिवेशन कम, लेकिन पीएच एंड पीओएच कैलकुलेशन, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी वैरायटी है, वो सब करना चाहिए। और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉलिडिटी प्रोडक्ट, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हम चैप्टर स्किप नहीं कर सकते या उसको कम वेटेज नहीं दे सकते, लेकिन चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक को हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ हटाओ, इसको हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ना, कॉमन आयन इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिडिटी प्रोडक्ट पर बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसे सॉलिडिटी प्रोडक्ट दिया हो तो किसकी सॉलिडिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें इन पॉइंट्स पर काम करना है, इस पर थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं। भाई जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उन्हें तो हर चीज़ करनी है, लेकिन जिनको थोड़ा सा डर लगता है उनके लिए थोड़ा सा प्लान बना सकते हैं कि भाई ये टॉपिक्स पर हम ज़्यादा फोकस कर लें। और इन टॉपिक के क्वेश्चंस करने के लिए सोर्सेज आप वही रखना, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे जल्दी होगी, एग्जाम्पलर होगी, ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बुकलेट तो अपनी लगानी है कम से कम लेवल 1। इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स, एक क्वेश्चन रेडॉक्स में आता है। अब एक क्वेश्चन अगर देखें एवरेज क्वेश्चन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर किसी हालत में नहीं छोड़ना है।
एवरी टाइप ऑफ कंपाउंड, सबके ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स के निकालना आना चाहिए पूरे रूल्स के साथ। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस की थोड़ी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है, बैलेंसिंग की जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को पहचानना, रेडॉक्स टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में KMnO4 और डाइक्रोमेट मेरे ख्याल से सभी जगह से इंपॉर्टेंट माना जाता है। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में, KMnO4 का एल्कलाइन मीडियम में, एवरीथिंग आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखें, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ रेडॉक्स, इन सबको हम हटा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वगैरह इन सब पर भी ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन खास नहीं है। इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग, टाइट्रेशन और ऑक्सीडेशन नंबर। इन 3 टॉपिक पर हमें रेडॉक्स पर काम करना ज़रूरी है। अब लिक्विड सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें किसी हालत में नहीं छोड़ना है। हर कॉन्सेप्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम हो, चैप्टर से घबरा रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, बेसिक राउल्ट्स लॉ जो P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी टोटल फैशन निकालने के लिए, और हेनरीज लॉ लास्ट में। ये 3 टॉपिक मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विड सॉल्यूशन में। थोड़ा और जाएं तो कंसंट्रेशन टर्म तो मैंने पहले भी बोला था कि सब बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें करना ही करना है, तो इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बेसिक एक चार्ट बनाकर जल्दी से कंपैरिजन करके कवर कर लें। थोड़े से एग्जांपल याद करने हैं। आइडियल, नॉन आइडियल, बेसिक कॉन्सेप्ट, P ऑफ Z ग्रेटर देन P थियोरेटिकल, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हों। लेकिन हम डाइल्यूशन, मिक्सिंग, सॉल्यूशन, इन पर थोड़ा काम कर सकते हैं। जैसे होता है 2 सॉल्यूशन को मिलाया तो तीसरे की नॉर्मिटी या न्यूट्रलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा एंटर कर रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, सॉलिड वाला केस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हेनरीज लॉ बस सॉलिबिलिटी के केस में इंपॉर्टेंट है। लगभग 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि हेनरीज लॉ पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, इसलिए उसको हम स्किप नहीं कर सकते। बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत बड़ा चैप्टर है अभी। 3 पूरे, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड कंडक्शन। कंडक्शन में अगर किसी को कुछ सबसे पहले पढ़ना है तो कॉलरास लॉ में से कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। कॉलरास लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि वो आता है कि ग्राफ से हम लोग इनफाइनाइट डायलेशन पर क्यों नहीं निकाल सकते, है ना। एक इक्वेशन था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वहाँ पर फिर कॉलरास लॉ फिट होता है। ये पूरी कहानी जरूरी है आना। कहाँ से शुरू होगा? इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन बिहेवियर, है ना, नॉर्मल डायल्यूशन से जब वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलरास लॉ की एप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कॉन्सेप्चुअल तरीका, कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब इसमें देखें, अगर हम गैल्वेनिक सेल में EMF डिटरमाइन करना, और सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन। EMF निकाल के पहचानना कि कौन सी सेल रिएक्शन होगी और नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक में कमर्शियल सेल जैसे थोड़ा सा कम वेटेज दे सकते हैं। कोरोजन गिव्स एनर्जी इन रिलेशन EMF, थोड़ा कम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड EMF, इनको हम कम कर सकते हैं, लेकिन इनको हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। अब आता है एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और 0 ऑर्डर रिएक्शन, इनका पूरा इंटीग्रेटेड फॉर्म रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ टाइम बिल्कुल क्विक होना चाहिए, है ना। T 50% इतना तो 80% कितना, 90% कितना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आर्हेनियस इक्वेशन जो कि एक्टिवेशन एनर्जी पर लास्ट ईयर भी, मतलब हर साल एक 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे सेट हो जाते हैं। कई बार ऐसा है कि हम पूरा ये पोर्शन छोड़ दें और आर्हेनियस इक्वेशन से ही क्वेश्चन आ जाए, तो डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का बेसिक आइडिया, और रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में वो जो इंस्टेंट रेट और एवरेज रेट निकालते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। कोलिजन थ्योरी को थोड़ा कम वेटेज, ट्रांजिशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट, हाफ लाइफ में लेकिन बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम कुछ टॉपिक को कम करके इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उनको करके थोड़ी अपनी घबराहट को कम कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपको 3-4 बातें बहुत दिमाग में रखनी है। सबसे पहले, चाहे जितना भी घबराहट हो, कोशिश बार बार दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि भाई वो फ्रेश माइंड रहे, कीप योर माइंड क्लियर,
क्योंकि अगर हम उस दिन सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये ख्याल जितने कम कर सकते हो उतने कम करना। क्योंकि किसी भी तरीके की तैयारी हो, सबसे पहले माइंड फ्रेश होना उस दिन बहुत ज़रूरी है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। बस कम से कम ये कोशिश करनी है कि उस दिन ना डरें हम लोग। ठीक, नो पैनिक, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, यही सब घबराहट होती है कि वहाँ जाके क्वेश्चंस किसी ने देखा कि टाइम ही कम होता जा रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा एकदम माइंड को फ्रेश रखना है और पैनिक नहीं होना है। स्लीप वेल, कोशिश ये करो कि रात भर बहुत अच्छी नींद आए, बहुत ज़रूरी है। मुझे भी लग रहा है कि कहीं आपको महसूस तो होगा ही कि कल एग्ज़ाम है तो नींद आ कैसे सकती है, लेकिन कोशिश करनी है। हम जितना माइंड को अच्छे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देंगे, माइंड वैसे ही वर्क करेगा। पहले से ही घबराहट शुरू हो जाएगी तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो किसी भी हालत में जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ एंटर करना है और क्वालिटी माइंड की कि भाई फ्रेश हो। ऐसा पेपर होता ही नहीं, नीट का पेपर सबसे सिंपल पेपर आता है ना। थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता कभी भी। तो माइंड जितना फोकस्ड होगा ना, अच्छे से क्वेश्चंस रीड कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। 2-3 अगर कम भी हो रहे हैं किसी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए सिंपल क्वेश्चन कभी भी। आपके ज़्यादातर मार्क्स कम होते हुए देखा है मैंने, बच्चों को स्टडी की है, तो वो क्या होता है कि जो क्वेश्चंस उनसे बहुत अच्छे से आते हैं कई बार वो ही सिली मिस्टेक कर जाते हैं। बस आपका माइंड फोकस अच्छी जगह पर होगा, अच्छे तरीके से होगा, तो वो क्वेश्चंस गलत होने से बचेंगे। 2-3 अगर बहुत मुश्किल लग रहे हैं, कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं, ड्रॉप इट, 1-2। ठीक है, खासकर जो अच्छे बच्चे देखो उनके लिए तो वो 2-3 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो थोड़ी सी कम तैयारी, वो एकदम पैनिक हो जाते हैं उन क्वेश्चंस को देखकर। तो कुछ बातें, ये कॉन्फिडेंट एटीट्यूड होना चाहिए, रीड केयरफुली। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम क्वेश्चंस को रीड नहीं कर पाते आप लोग, है ना। टाइम कम होता है, थोड़ी घबराहट होती है ना, थोड़ा डर लगने लगता है, तो आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़कर गलत आंसर टिक कराते हो। फिर टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम इक्वली, पूरे सब्जेक्ट पर टाइम बराबर लगभग देना है। पहले से अपना माइंड सेट करके रखो। मुझे लगता है कि बायो पर आप जल्दी जल्दी करते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हो, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स पर मतलब बराबर टाइम। ऐसा ना हो कि फिजिक्स में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, हमारे पास टाइम ही ना बचे। तो आपको बहुत अच्छे से पहले ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सब्जेक्ट के लिए, है ना। हर क्वेश्चन को रीड करते चले जाओ, ऐसा ना हो कि हम किसी सब्जेक्ट पर पहुँच ही ना पाए। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, छोड़ो उसको, बाद के बारे में देखेंगे। देन बी पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखकर, माइंड को फ्रेश रखकर ही आपको एंटर करना है। तो मुझे लगता है इन टिप्स पर थोड़ा सा काम कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले पर ही सबसे विशेष ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन आपको आता है लेकिन कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक होती है, इस वजह से कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बस उसको नहीं करना है। थैंक यू।